ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट हमने बैड डेट रिजर्व की जो एडजस्टमेंट थी वो सॉल्व करनी स्टार्ट की थी। ठीक है, तो आपको डेटर्स की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दी हुई है 60,000। एंड फिर क्वेश्चन में आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, या इसको आप बोलो बैड डेट रिजर्व, एडजस्टमेंट वाला बैड डेट रिजर्व आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, 5% आपको दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करना है आपको, जैसे ही आपको पता चले कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का है क्वेश्चन, तो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट पे जाना है एंड एक फॉर्मेट बना लेना है। टार्ट फॉर्मेट जिसे बोलते हैं वो बना लो, BD ठीक है, एड BD, एड BDR, एड लेस BDR। ठीक है, एंड यहाँ पे आप लिखोगे टी, यहाँ पे लिख देता हूँ TAAT। टी का मतलब है ट्रायल बैलेंस, ए का मतलब है एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस तो ऑब्वियसली नहीं है। टी का मतलब है इस यहाँ पे एडमिशन में टी का मतलब है बैलेंस शीट। तो अगर बैलेंस शीट में आपको बैड डेट्स दिया हुआ है तो वो यहाँ पे आप लिखोगे। बैलेंस शीट में, सॉरी क्वेश्चन में अगर आपको एडजस्टमेंट में बैड डेट्स दिया हुआ है तो वो आप यहाँ पे प्लस करोगे। अगर आपको एडजस्टमेंट में बैड डेट रिजर्व दिया हुआ है जो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो आप यहाँ पे प्लस करोगे। एंड क्वेश्चन में अगर आपको बैलेंस शीट में बैड डेट रिजर्व दिया हुआ है तो वो आप यहाँ पे माइनस करोगे। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान दो, आपको डेटर्स दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 60,000 एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 5%। ठीक है, तो 5% मैं यहाँ पे जाऊँगा नीचे 60,000 एंड 60,000 का जो 5% है वो निकालेंगे। ओके, तो कैसे निकालते हैं देखो ध्यान दो। 60,000 का 10% मतलब 6,000, एक जीरो हटा दो एंड फिर उस 6,000 का भी आधा कर दो। पहले 60,000 का 10% निकालो, वो होता है 6,000। फिर 6,000 का भी आधा कर दो तो वो होता है 3,000। तो ये आपका आ गया 5%। ओके, अब ये 60,000 में से ये बैड डेट रिजर्व जो एडजस्टमेंट वाला दिया हुआ है ये हम हमेशा माइनस करते हैं। आउटर कॉलम में आ जाएगा 57,000, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। एंड आगे बढ़ते हैं। दूसरा इसका इफेक्ट होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे। ओके, मैं यहाँ पे लिखूंगा एड बैड डेट रिजर्व में 3,000। ठीक है, और कोई अमाउंट यहाँ पे नहीं दी हुई है, और कोई अमाउंट यहाँ पे नहीं दी हुई है, तो बाकी सब में मैं स्लैश लगा देता हूँ। आउटर कॉलम में यहाँ पे 3,000 रुपीज़ आएगा। नॉर्मली बैड डेट रिजर्व दिया हुआ होता है, कभी कभी क्वेश्चन में सन्ड्री डेटर्स में से माइनस की हुई होती है कोई अमाउंट, वो भी इसके बाद वाले समय में आपको बता दूंगा क्या करना है। हाँ, अब ये भी एडजस्टमेंट सॉल्व हो गई, डेटर्स वाली दो इफेक्ट्स मैंने बता दिया आपको। फिर क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000। ओके, क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में क्रेडिटर्स की जो वैल्यू है वो लिख देता हूँ मैं, इसको टिक कर देते हैं यहाँ पे। क्रेडिटर्स की वैल्यू जो है क्वेश्चन में आपको दी हुई है 58,000 रुपीज। मैं बैलेंस शीट में जाऊँगा, लायबिलिटी साइड पे जाऊँगा, ऊपर से हमेशा 5-6 लाइन छोड़ दो। सन्ड्री क्रेडिटर्स या क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ है 60,000, वो मैंने लिख दिया। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 58,000 है क्रेडिटर्स की वैल्यू। 2 मिनट में मेरे को करेक्ट कर दूँ खुद को, 58,000। तो क्रेडिटर्स की वैल्यू 58,000। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,00,000 रुपीज। मतलब क्रेडिटर्स में 1,000 रुपए की वैल्यू जो थी वो रिकॉर्ड नहीं थी, अनरिकॉर्डेड है। तो रिकॉर्ड नहीं थी तो हम रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा 58,000, ऊपर ही लिख देता हूँ 58,000 एंड आप यहाँ पे लिखोगे एड अनरिकॉर्डेड। ठीक है, तो जो अनरिकॉर्डेड 1,000 रुपीज़ है वो आप यहाँ पे ऐड करोगे तो आउटर कॉलम में आएगा 59,000। एंड क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी की वैल्यू जब बढ़ती है तो हमारा लॉस हो जाता है। तो लॉस होगा तो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट पे जाऊँगा, डेबिट साइड पे जाऊँगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा टू क्रेडिटर्स एंड आउटर कॉलम में मैं लिखूंगा 1,000 रुपीज़। ये हमारा लॉस हो गया। हमारी जितनी भी एडजस्टमेंट्स थी वो हमने सॉल्व कर ली हैं। गुडविल की एडजस्टमेंट्स एंड जो भी नॉर्मल एडजस्टमेंट्स वो हमने सॉल्व कर ली। इसके बाद सबका फेवरेट स्टेप अनटिक आइटम्स, देख के लिखने के अभी मार्क्स मिलने वाले हैं आपको। तो सबसे पहले लायबिलिटी साइड पे बिल्स पेएबल अनटिक है, तो वो देख के लिख देता हूँ मैं यहाँ पे बैलेंस शीट में। बिल्स पेएबल 10,000 आउटर कॉलम में।
ओके, उसके बाद आपको एक और अमाउंट दी हुई थी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन में कितने दिए हुए थे, वो भी अनटिक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2000 रुपीज़ अनटिक है। तो जो भी अनटिक अमाउंट है वो आपको देख के लिखनी है, देख के लिखने के मार्क्स है, इसमें हमको कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। ये 2000 रुपीज़ मैंने देख के लिख दिया। इसके बाद एसेट साइड पे कैश एट बैंक दिया हुआ है 40,000, वो भी एसेट साइड पे मैं लिख देता हूँ, कैश एट बैंक 40,000। उसके बाद आगे क्या अनटिक है, बाकी सब तो टिक है। ठीक है, तो सिर्फ एसेट साइड पे एक ही अमाउंट थी कैश एट बैंक, बाकी सबके इफेक्ट्स या एडजस्टमेंट्स हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, हाँ, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अनटिक आइटम्स हो गई, उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप होता है स्टेप 6, बैलेंसिंग। तो अब बैलेंसिंग कैसे करते हैं, ध्यान से समझना। सेम जैसे चैप्टर 4 में करते थे वैसे ही करते हैं। सबसे पहले क्रेडिट एंड डेबिट साइड का टोटल। ठीक है, तो क्रेडिट एंड डेबिट साइड का टोटल कर देता हूँ। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड का टोटल है 35,000, डेबिट साइड का टोटल है 8,000, मतलब क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है। 35,000 में से 8,000 माइनस कर देंगे तो बाकी डिफरेंस आ रहा है 27,000। ये हमारा प्रॉफिट है। क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, मतलब हमारा प्रॉफिट है। यहाँ पे लिखूंगा टू पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ पे मैं लिखूंगा ए, यहाँ पे मैं लिखूंगा बी। ठीक है, 27,000 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट में से 27,000 रुपीज़ में से ए को कितना मिलेगा एंड बी को कितना मिलेगा, इनका जो ओल्ड रेशियो था, ओके, इनका जो ओल्ड रेशियो था उसी हिसाब से मिलेगा। 2:1 इनका ओल्ड रेशियो था, मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। ये रहा 2:1 ओल्ड रेशियो। हमेशा जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता है ओल्ड पार्टनर्स एंड ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो साइड में कैलकुलेशन कर लेते हैं। 27,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3, मतलब 18,000 रुपीज़ मिलेंगे इसमें से ए को, एंड बाकी के 27,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, मतलब 9,000 मिलेगा बी को। ठीक है, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में हुए डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे जाएंगे। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको जाना है, एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैं क्रेडिट साइड पे यहाँ पे लिखूंगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, एंड ब्रैकेट में आपको लिखना है प्रॉफिट। ठीक है, थोड़ा यहाँ से मैं हटा देता हूँ, आप अकाउंट लिख लेना। तो 18,000 रुपीज़ ए को मिला है एंड 9,000 रुपीज़ बी को मिला है। उसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल को टैली करते हैं। इसमें हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात कर रहा हूँ, करंट अकाउंट की नहीं। कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आता है। ठीक है, तो ये है सी का क्रेडिट साइड का टोटल 1 लाख। क्या हुआ, टोटल नहीं हो रहा है, कोई नहीं। सी का क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो है 1 लाख, देख के लिख देते हैं। वही सेम टू सेम मैं डेबिट साइड पे लिखूंगा, एंड वही इसका बैलेंस भी आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड या कैरी डाउन, जो भी आपको सही लगे, 1 लाख रुपीज़। उसके बाद ए की बारी। ओके, तो ए का 1,80,000 प्लस 40 प्लस 18,000, इसका टोटल आ रहा है 2,38,000। ठीक है, 2,38,000 जो है वो मैं दोनों साइड पे लिखूंगा। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ 2,38,000, एंड वही इसका बैलेंस भी है, तो वो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ 2,38,000। उसके बाद सी की बारी। ठीक है, तो सी का जो टोटल है वो है 1,79,000। ठीक है, 1,79,000 मैं क्रेडिट साइड पे भी लिखूंगा, डेबिट साइड पे भी लिखूंगा 1,79,000, एंड यहाँ पे भी लिखूंगा 1,79,000। ठीक है, हाँ, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये हुआ डेबिट, तो बैलेंस शीट में होगा क्रेडिट। ठीक है, बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी साइड पे जाना है, यहाँ पे आपको लिखना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी, एंड इनका जो भी बैलेंस है वो मैं यहाँ पे सिर्फ देख के भी लिखूंगा। तो 2,38,000 ए का है, इनर कॉलम में लिखेंगे सबसे पहले 2,38,000 ए का है। उसके बाद डी का जो है वो है 1,79,000, बी का कैपिटल 1,79,000, एंड सी का कैपिटल 1,00,000 रुपये जो वो लेके आया था ऑब्वियसली। अब इसका टोटल हम यहाँ पे आउटर कॉलम में कर देंगे। तो 2,38,000 प्लस 1,79,000 प्लस 1 लाख, तो इसका टोटल आ रहा है 5,17,000, वो मैंने आउटर कॉलम में लिख दिया।
अब यहाँ पे कैश अकाउंट, ये जो हमारा टैली करना बाकी है इसे भी टैली कर देते हैं। तो टोटल कैश में 10,000 रुपीज़ हमारे पास पड़ा था, 60,000 रुपीज़ हमें प्रीमियम फॉर गुडविल का मिला एंड 1,00,000 रुपये सी लेके आया अपने कैपिटल का पैसा। तो ये हो गया 1,70,000, वो मैं यहाँ पे भी लिखूँगा 1,70,000 एंड यहाँ पे बैलेंस में भी मैं लिखूँगा 1,79,000। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, ठीक है, कैरीड डाउन या कैरीड फॉरवर्ड जो भी आप लिखो। 1,70,000 बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, ठीक है। कैश एट बैंक के नीचे लिख देता हूँ कैश एट हैंड या कैश इन हैंड 1,70,000। अब मोमेंट ऑफ ट्रुथ, बैलेंस शीट आपकी टैली होनी चाहिए, ठीक है। बैलेंस शीट अगर टैली हो गई तो सही है आपका सम, बैलेंस शीट अगर टैली नहीं हुई तो गलत है। यहाँ पे मैं बाउंड्री डाल देता हूँ, सिंगल लाइन डबल लाइन। ओके, ये सिंगल लाइन ही है, मेरे को सिंगल लाइन डबल लाइन चाहिए। सिंगल लाइन डबल लाइन, सिंगल लाइन डबल लाइन। तो सबसे पहले एसेट साइड का टोटल करते हैं, ठीक है। तो एसेट साइड 1,20,000 प्लस 1,65,000 प्लस 36 प्लस 57,000 प्लस 40 प्लस 1,70,000, इसका टोटल आ रहा है 5,88,000। अभी सेम वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। ये है 5,17,000 प्लस 59 प्लस 10,000 प्लस 2,000। तो बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड का भी टोटल है 5,88,000, मतलब हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई, मतलब हमने सम सही सॉल्व किया, ठीक है। अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी अगर बैलेंस शीट हमेशा टैली हो तो आपने सही सम सॉल्व किया है। ये आंसर है, ये रहा 5,88,000 बैलेंस शीट टोटल, अभी सही है, ओके। ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि आपका आंसर गलत हो एंड फिर भी आपकी बैलेंस शीट टैली हो रही हो। अगर आपने हर एक अमाउंट के 2 इफेक्ट्स किए हैं, गलत अमाउंट के भी सपोज करो आपने अगर 2 इफेक्ट्स किए हैं, तो भी आपकी बैलेंस शीट टैली होगी। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ इतना सोच के चलते हैं कि अगर हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई तो हमने गारंटी सम सही सॉल्व किया, ठीक है। ऐसा होता नहीं है, गारंटी नहीं होती है कभी भी, ओके। उससे ये पता चलता है कि आपने हर एक अमाउंट के 2 इफेक्ट्स किए हैं अगर आपकी बैलेंस शीट टैली हो रही है। पर सही है कि नहीं वो देखने के लिए ऑब्वियसली आपको आंसर पता होना चाहिए या आंसर आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन में यहाँ पे पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज भी बोला हुआ है, ओके। तो वो भी मैं करवा देता हूँ। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, इन्होंने जितना बोला है हमने उससे ज़्यादा ही बनाया है अकाउंट्स में, तो पर इन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ है जर्नल एंट्रीज भी पास करो, ठीक है। तो वो जर्नल एंट्रीज जो है वो यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ जर्नल एंट्रीज, और मैं फॉर्मेट वगैरह नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ मैं रफ में आपको जर्नल एंट्रीज लिखवा देता हूँ, ठीक है। जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है। जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान दो। सबसे फर्स्ट पहली एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट में मैं जाऊँगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू स्टॉक अकाउंट, टू बैड डेट रिजर्व अकाउंट एंड टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ये 3 नाम मैं यहाँ पे लिखूंगा, कंबाइन एंट्री कर रहा हूँ मैं, आप अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है। आप रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिजर्व, आप अलग अलग भी कर सकते हो, मैं कंबाइन ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू बैड डेट रिजर्व अकाउंट, आपको फुल फॉर्म लिखना है, एंड उसके बाद टू क्रेडिटर्स अकाउंट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अकाउंट, ठीक है। तो टोटल स्टॉक अकाउंट की वैल्यू है, देख देख के मेरे को लिखनी पड़ेगी। स्टॉक अकाउंट 4,000, बैड डेट रिजर्व 3,000, क्रेडिटर्स 1,000, 431, ठीक है। स्टॉक का है 4,000, इसका है 3,000 एंड इसका है 1,000, मतलब टोटल रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होगा 8,000। ये आपकी पहली एंट्री हो गई डेबिट साइड की। उसके बाद क्रेडिट साइड पे हमेशा बाय वाला डेबिट होता है, तो प्लांट अकाउंट होगा डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट भी होगा डेबिट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा क्रेडिट। नीचे इसकी एंट्री लिख देते हैं, सेकेंड एंट्री होगी इसकी, सेकेंड एंट्री
प्लांट अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। इसका बिल्डिंग की जो वैल्यू थी, प्लांट की चलो जो वैल्यू थी वो 20,000 रुपीज़ बढ़ गई थी, एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू थी वो 15,000 रुपीज़ बढ़ गई थी। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 35,000। ठीक है, ये इसकी दूसरी एंट्री हो गई। हाँ, अब उसके बाद थर्ड एंट्री जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली एंट्री है, ये वाली रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ए एंड बी 18 एंड 19, वो भी एंट्री मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। थर्ड एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 27,000 टू एज कैपिटल अकाउंट, एज के कैपिटल अकाउंट में 18,000 रुपीज़ जो उसका प्रॉफिट हुआ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट 9,000। ओके, ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट। ये प्रॉफिट की जो जर्नल एंट्री थी वो मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाद हम आ जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गुडविल की जर्नल एंट्रीज करनी पड़ती है। सबसे पहले गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, उसकी कोई जर्नल एंट्री होगी नहीं क्योंकि कोई गुडविल की ओल्ड वैल्यू क्वेश्चन में आपको नहीं दी हुई है। उसके बाद होता है प्रीमियम का पैसा आता है, तो उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। इस क्वेश्चन में 60,000 रुपीज़ आया था। यहाँ पे मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 60,000। ओके, अब उसके बाद हमने 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया था। फिफ्थ एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट होगा 60,000, एंड इस 60,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था ए एंड बी में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू एज कैपिटल अकाउंट। ए को हमने 60,000 में से 40,000 दिए थे, एंड बी को टू बीज कैपिटल, यहाँ पे मैं लिखूंगा टू बीज कैपिटल अकाउंट 20,000 बी को मिले थे। ठीक है, इसके बाद नॉर्मली पार्टनर्स ये पैसा विड्रॉ करते हैं, पर इस क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो वो भी एंट्री नहीं होगी। फिर जो सी था न्यू पार्टनर, वो अपना कैपिटल का पैसा लेके आया था। ठीक है, तो उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख, मैं यहाँ पे लिखूंगा, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा टू सीज कैपिटल अकाउंट, एंड क्रेडिट साइड पे भी मैं लिखूंगा 1 लाख। ठीक है, तो ये जो पार्टनर्स कैपिटल की एंट्रीज थी वो भी मैंने कर दी। ठीक है, बैलेंस ब्रॉड डाउन एंड बैलेंस सीएफ की कोई एंट्री नहीं होती है। ये प्रीमियम की एंट्री मैंने कर दी। ओके, ये कैश 1 लाख रुपए जो वो लेके आया उसकी एंट्री कर दी, एंड ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन वाली एंट्री भी मैंने कर दी। कैश अकाउंट में ऑब्वियसली वही सेम प्रीमियम फॉर गुडविल एंड कैपिटल की एंट्रीज होती हैं, वो कॉपी नहीं करते हैं। बैलेंस शीट में से कभी भी कोई भी जर्नल एंट्री होती नहीं, तो ये जर्नल एंट्रीज भी मैंने आपको यहाँ पे करवा दी। लॉन्ग सम है, मेरे को पता है लॉन्ग सम है, देर लगेगी सीखने में, सॉल्व करने में, पर कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, ये एडमिशन का सम होता है। मैं एक बार शो कर देता हूँ पूरा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 59 है टेक्स्ट बुक का। ये एडमिशन के सम को सॉल्व करने के स्टेप्स हैं। ठीक है, पॉज करके लिखते जाना सब, मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ फटाफट। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट है। सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, सॉरी आधे पेज का रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, उसके बाद आधे पेज का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है उसके नीचे ही। फिर दूसरे पेज पे सबसे पहले कैश अकाउंट बनाना है। ठीक है, दूसरे पेज पे सबसे पहले 6 लाइन का कैश अकाउंट बनाना है। पॉज करके बनाते जाओ। उसके बाद बैलेंस शीट बनानी है, बाकी जितना भी पेज बच जाए, एंड फिर उसके पीछे वर्किंग नोट्स में सबसे पहले गुडविल का अकाउंट बनाना। बैलेंस शीट में एक बार फिर भी वापस से स्क्रॉल कर देता हूँ। ये बैलेंस शीट है, पॉज करके बनाते जाओ। ये टोटल है बैलेंस शीट का 5,88,000। फिर ये गुडविल का अकाउंट है। ये रफ में बनाना, हमेशा क्वेश्चन में नहीं बोलेंगे कभी भी, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बनाओ। ठीक है, उसके बाद ये वर्किंग नोट्स। ठीक है, मैं स्क्रॉल करते जाता हूँ, पॉज करके लिखते जाओ।
ओके, एंड उसके बाद ये जर्नल एंट्रीज जो आपको क्वेश्चन में पूछी हुई है, ठीक है, ये जर्नल एंट्रीज मैंने कंबाइन एंट्रीज की हैं, आप अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो, ठीक है। कंबाइन करेंगे तो 6 ही एंट्रीज आ रही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 59 था। ये स्टार्टिंग है, इससे भी टिपिकल टिपिकल सम्स हैं, ऐसे नहीं समझना कि सबसे टिपिकल सम मैंने करा दिया। ये बेसिक सम है एडमिशन का, ऑब्वियसली 8 मार्क्स का सम वो आपको इजी तो नहीं देने वाले, तो प्रैक्टिस करने से होगा, चिंता नहीं करो, प्रैक्टिस करना, लिख लिख के सब इजी लगेगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।